गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर और स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाले डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल हुआ करती है उस एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा 4 प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म हुआ करते हैं, जिसमें पहला था सिक्रीशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन और चौथा मोटिलिटी। सिक्रीशन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो हुआ करती है उसके डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, पाचक एंजाइम्स का स्त्रवण हुआ करता है जो एलिमेंट्री कैनाल में पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा फंक्शन बताया था पाचन, जिसमें ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा जो फंक्शन हुआ करता है वो होता है अवशोषण। अवशोषण की जो क्रिया हुआ करती है उस क्रिया में जो पचित भोज्य पदार्थ हुआ करते हैं और वे अन्य पदार्थ जिनका पाचन नहीं होता है और भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं, आहार नाल में प्रवेश करते हैं, उनका भी आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा अवशोषण हुआ करता है। तो आहार नाल में होने वाली ये जो क्रिया होती है जिसे हम अवशोषण कहते हैं, इसके द्वारा ये पचित भोज्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ जो हुआ करते हैं उनका अवशोषण होता है और वो रक्त में प्रवेश करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आहार नाल में होने वाले अवशोषण की क्रिया के बारे में। ओके, तो यहां एक लीनियर डायग्राम से जो कि आहार नाल का है, इससे आहार नाल के विभिन्न भागों में जो अवशोषण की क्रिया हो रही है, कौन कौन से पदार्थों का अवशोषण हो रहा है, आहार नाल के किन किन भागों में हो रहा है, उनको अपन ने एक लीनियर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है जिसमें ये पार्ट ड्यूडेनम है और ये जेजुनम और इलियम पार्ट है और ये लार्ज इंटेस्टाइनल पार्ट हुआ करता है, ये रेक्टम और फिर एनस पार्ट है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो स्टमक पार्ट है इसमें वाटर और इथेनॉल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, ड्यूडेनम पार्ट के अंदर अपन देखें तो अपने को पता है लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस यहां पर ड्यूडेनम में आकर के मिलते हैं और पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। इस ड्यूडेनम पार्ट से आप देख रहे हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस आयन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इस जेजुनम पार्ट में अगर देखें तो यहां पर एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा है कौन? मोनोसेकेराइड। और आप जानते हैं कि जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स हुआ करती हैं, चाहे वो पॉलीसेकेराइड के रूप में हो या ओलिगोसेकेराइड के रूप में हो, पाचन की क्रिया के द्वारा वो मोनोसेकेराइड्स में परिवर्तित हुआ करती है। तो इन मोनोसेकेराइड्स का एब्जॉर्प्शन जो हुआ करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम भाग के अंदर हुआ करता है। साथ ही विटामिन ए और विटामिन डी जो भोजन में उपस्थित थे, पर विटामिन का, वाटर का और मिनरल्स का, ये तीनों कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट हुआ करते हैं जिनका हमारी आहार नाल में पाचन नहीं हुआ करता है। तो चूंकि ये भोजन में उपस्थित होते हैं अतः आहार नाल में प्रवेश करते हैं और इनका अवशोषण भी आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा किया जाता है। तो विटामिन ए और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहां आप देख रहे हो इलियम भाग में बाइल सॉल्ट्स और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर केवल और केवल किसका एब्जॉर्प्शन हुआ करता है? केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ करता है। तो आज जो है हम डिटेल में देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट्स हुआ करते हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया होती है अर्थात अवशोषण की जो क्रिया हुआ करती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम जो है देखते हैं माउथ के अंदर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो देखो माउथ जो कि एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट हुआ करता है, इसके अंदर अमीनो एसिड्स का, हार्मोन का और कुछ ड्रग्स का, ड्रग्स ध्यान रखना, जो हम मेडिसिन लेते हैं उन्हें हम ड्रग्स बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स, हार्मोन और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो हुआ करता है वो किसमें होता है? माउथ के अंदर होता है। तो अमीनो एसिड्स, सम हार्मोन्स और ड्रग्स का
एब्जॉर्प्शन जो है वो कहां होता है, माउथ के अंदर हुआ करता है। नेक्स्ट जो एब्जॉर्प्शन हुआ करता है वो हुआ करता है एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक के अंदर। तो एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हुआ करता है वो वाटर का होता है, कुछ अमाउंट में ग्लूकोज का होता है और एल्कोहल का हुआ करता है। तो सेकंड अपन देखते हैं एब्जॉर्प्शन बाय स्टमक। तो स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन देखते हैं तो किसका हो रहा है, वाटर का होता है, कुछ अमाउंट में ग्लूकोज का होता है और एल्कोहल का होता है। ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टमक के अंदर हुआ करते हैं। ये जो अवशोषित पदार्थ हुआ करते हैं, एब्जॉर्प्टिव मटेरियल्स हुआ करते हैं, कंपोनेंट्स हुआ करते हैं, ये अवशोषण के पश्चात एंटर करते हैं ब्लड के अंदर और वहां से एंटर करते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन में और उस हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा ये प्रवेश करते हैं कहां पर, यकृत में। ओके, तो हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये अवशोषित पदार्थ जो हुआ करते हैं वो कहां प्रवेश करते हैं, यकृत में प्रवेश करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाले एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्वाधिक मात्रा में एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण की जो क्रिया हुआ करती है वो संपन्न हुआ करती है और इसके लिए इसके अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएं भी देखने को मिलती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा अवशोषण की क्रिया पाचन के साथ साथ संपन्न हुआ करती है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो करीब 90% एब्जॉर्प्शन हुआ करता है वो 90% एब्जॉर्प्शन जो है टोटल फूड का कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इसके लिए यहां पर विशेष संरचनाओं के रूप में क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई, और विलाई पे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई जो हुआ करते हैं ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस को किसको, एब्जॉर्प्टिव सरफेस को यानी कि अवशोषण सतह को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं यानी कि बढ़ाने का काम करते हैं। अप्रॉक्स 600 टाइम्स यानी कि 600 गुना, कितना गुना, 600 गुना अवशोषण सतह को बढ़ाने का काम करते हैं कौन, माइक्रोविलाई। ओके, ये माइक्रोविलाई कहां उपस्थित होते हैं, जो अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई। इन विलाई में उपस्थित होते हैं माइक्रोविलाई और ये माइक्रोविलाई जो होते हैं ये ही यहां पर ब्रुश बॉर्डर का निर्माण भी करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ब्रुश बॉर्डर का निर्माण भी करते हैं। ओके, क्योंकि मैंने आपको कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है और इसलिए हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण के बारे में, फिर प्रोटीन के अवशोषण के बारे में, फिर वसाओं के अवशोषण के बारे में और फिर विटामिन और जल के अवशोषण के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम जो है वो यहां पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। ओके, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बात कर रहे अपन किसके एब्जॉर्प्शन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण के बारे में। ओके, तो देखो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देख रखा है और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 टाइप्स की होती है, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। तो सबसे कॉम्प्लेक्स यानी कि सबसे जटिल प्रकार की जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो कौन है, पॉलीसेकेराइड। उससे कम जटिल प्रकार की जो होती है वो ओलिगोसेकेराइड और सबसे सरलतम प्रकार की जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो कौन होती है, मोनोसेकेराइड्स हुआ करती है। ओके, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड किसमें परिवर्तित होती है और फिर हम देखेंगे कि उनका अवशोषण किस प्रकार से संपन्न हुआ करता है। तो सबसे पहले यहां पर लेते हैं क्लास
फिर अपन ले लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल, ओके, और फिर अपन देखते हैं कि ये किस में परिवर्तित होती है, ओके, यानी कि मेड अप ऑफ, है ना। तो अपने पास 3 प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, पॉलीसेकेराइड, दूसरी कौन सी होती है, ओलिगोसेकेराइड, और तीसरी कौन सी होती है, मोनोसेकेराइड, ओके। तो सबसे कॉम्प्लेक्स कौन होती है, पॉलीसेकेराइड, उससे कम ओलिगोसेकेराइड, और सबसे कम कौन सी होती है, सबसे कम हुआ करती है मोनोसेकेराइड्स, ओके। तो पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड्स, ओके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल के बारे में। कौन कौन है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, ओके। तो स्टार्च, ओके, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। अब पाचन की जो क्रिया हुआ करती है, इस पाचन की क्रिया में स्टार्च किसमें बदलता है, ग्लूकोज में, सेल्यूलोज भी किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में, और ग्लाइकोजन भी किसमें बदलेगा, ग्लूकोज के अंदर, ओके, किसमें बदलेगा, ग्लूकोज के अंदर, ओके। इसी प्रकार से जो ओलिगोसेकेराइड्स हुआ करती हैं वो कौन कौन है, सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज हुआ करती है। अब ये किस किस से बनी होती है, ये मेड अप ऑफ का मतलब है किस किस से बनी होती है, तो जब डाइजेस्ट होंगी तो ये इन्हीं के अंदर परिवर्तित हुआ करती है, ओके। तो अब सुक्रोज की बात करते हैं जो कि ओलिगोसेकेराइड है, माल्टोज और लैक्टोज, ये किस किस की बनी होती है, सुक्रोज बनी होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, माल्टोज केवल ग्लूकोज का, है ना, और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज की। मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो मोनोसेकेराइड्स कौन कौन है, मोनोसेकेराइड्स है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी कौन है, मोनोसेकेराइड्स है, ओके। तो पॉलीसेकेराइड स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन है, इनका फॉर्मेशन किससे होता है, किससे बनी होती है, स्टार्च बनी होती है ग्लूकोज से, सेलुलोज बनी होती है ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन बना होता है केवल ग्लूकोज से, ओके। ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हुआ करते हैं इनके एग्जांपल। सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, माल्टोज केवल ग्लूकोज से, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो पाचन की जो क्रिया हुआ करती है, इस पाचन की क्रिया में पॉलीसेकेराइड जो होती है वो ओलिगोसेकेराइड से होती हुई मोनोसेकेराइड में परिवर्तित होती है, ओलिगोसेकेराइड जो है वो सीधी मोनोसेकेराइड में परिवर्तित हुआ करती है, और जब कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में परिवर्तित हो जाया करती है तत्पश्चात ही इनका अवशोषण संभव हो पाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण जो हुआ करता है वो सदैव किस रूप में होता है, वो हुआ करता है मोनोसेकेराइड्स के रूप में। किस रूप में, मोनोसेकेराइड्स के रूप में। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के रूप में इन कार्बोहाइड्रेट्स का अवशोषण हुआ करता है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अवशोषण की जो क्रिया हुआ करती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट के लिए किस प्रकार से संपन्न हुआ करती है, ओके। देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई सेल है, तो ये क्या है, सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक तरफ की लेयर के अपन एक सेल लिए, तो ये क्या है अपने पास, ये अपने पास ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, ओके। अब यहां पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमको मिल गई किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में या गैलेक्टोज के फॉर्म में या फ्रक्टोज के फॉर्म में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का क्या हो चुका है, पाचन हो चुका है। क्या हो चुका है, पाचन, ओके। तो अब यहां पर जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हुआ करते हैं, इन ग्लूकोज और गैलेक्टोज का
जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स हुआ करती हैं, इनमें जो एब्जॉर्प्शन हुआ करता है अर्थात अवशोषण हुआ करता है, वो हुआ करता है SAT द्वारा। किसके द्वारा? SAT द्वारा। SAT का मतलब क्या होता है? SAT का मतलब होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे द्वितीयक सक्रिय परिवहन द्वारा। ओके, जबकि जो फ्रक्टोज हुआ करता है, इसका जो अवशोषण हुआ करता है वो होता है FD द्वारा। FD का मतलब क्या होता है? FD का मतलब हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? निर्विघ्न विसरण द्वारा। ओके, तो द्वितीयक सक्रिय परिवहन द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और निर्विघ्न विसरण द्वारा फ्रक्टोज कहां प्रवेश करते हैं? ये प्रवेश करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स के अंदर। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स से ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि FD द्वारा किस में प्रवेश करते हैं? ये प्रवेश करते हैं ब्लड के अंदर। ओके, तो ब्लड के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन जो हुआ करता है वो किसके द्वारा हुआ करता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा हुआ करता है। ओके, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड के रूप में ल्यूमन में प्रेजेंट हुआ करती है, इनके एब्जॉर्प्शन की रेट अगर देखें, यानी कि अवशोषण की दर को अगर देखें, तो सर्वाधिक अवशोषण की जो दर हुआ करती है वो हुआ करती है किसके लिए? गैलेक्टोज के लिए। किसके लिए? गैलेक्टोज के लिए। गैलेक्टोज के बाद ग्लूकोज के लिए, और ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज के लिए। तो सर्वाधिक अवशोषण दर किसकी? गैलेक्टोज की, फिर ग्लूकोज की, और फिर फ्रक्टोज की हुआ करती है। ओके, यानी कि सबसे पहले जो अवशोषित होने वाली मोनोसैकेराइड्स हुआ करती है वो कौन होती है? वो होती है गैलेक्टोज, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद फ्रक्टोज। ओके, तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण जो छोटी आंत्र में संपन्न हुआ करता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स का, फैट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, और साथ ही वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हुआ करता है वो किस प्रकार से संपन्न हुआ करता है। ओके, थैंक यू।